हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए ऋषभ डाकलिया एक बार फिर से पेनोरमिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक और रिवीजन सीरीज का वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का एक बहुत ही छोटा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल सा टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कवर करने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जब भी हम कभी भी बात करें तो पहले तो समझते हैं ये है क्या। मार्जिनल कॉस्टिंग एक स्टाइल ऑफ फाइंडिंग आउट प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक और स्टाइल ऑफ अकाउंटिंग है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉफिट पे पहुंच सकते हैं। दोनों के अपने अपने कुछ अजम्पशंस है और उन अजम्पशंस के कारण दोनों के निकाले जाने वाला प्रॉफिट अलग अलग आ सकता है। वो कब अलग आता है, किस तरीके से अलग आता है, वो हम आज इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे विथ ऑफ कोर्स सॉल्विंग अ सम और टू सो दैट हमारा क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक बेटर हो जाए। अब मार्जिनल कॉस्टिंग तो आपको ध्यान में ही होगा, जिसमें हमारा एक फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन होता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, विच इज आर सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो बन जाता है कंट्रीब्यूशन, और उसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमारा बन जाता है प्रॉफिट। अब यहां पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे अलग है? सर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए भी तो हम लोगों को प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करना ही होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, वेर एज फिक्स्ड कॉस्ट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब हम फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स्ड मानते ही नहीं है, हम उसे पर यूनिट बेसिस पे एब्जॉर्ब कर देते हैं और इसी के कारण हमारा डिफरेंस आ जाता है। हम थोड़ा इसको और डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमारे किस किस तरह के हो सकते हैं? हमारे फैक्ट्री लेवल के वेरिएबल ओवरहेड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हो सकते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के हो सकते हैं। सिमिलरली फिक्स कॉस्ट भी हमारे फैक्ट्री लेवल के हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हो सकते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के हो सकते हैं। जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कवर कर रहे हैं तब हम यहां पे ये मानते हैं कि हमारे सारे के सारे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है ही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पीरियडिकल नेचर के हैं। मतलब कितना भी हमने बनाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा 50,000 का फैक्ट्री ओवरहेड है तो हम लोगों को उतना लेना ही चाहिए। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो वहां पे हम लोग हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट है रिलेटेड टू फैक्ट्री या रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़ा था दोस्तों, चैप्टर 6 के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो फैक्ट्री प्लस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आपके फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम लोग पर यूनिट एब्जॉर्ब कर देते हैं और हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उसी तरीके से ढूंढते हैं। कैसे? सर, एक एग्जाम्पल हो जाए। चलिए देखते हैं जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरी कहानी को। सपोज हमारी सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज, हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू मटीरियल एंड लेबर जो है वो है सपोज 20 रुपीज, हमारे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है सपोज 10 रुपीज और हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर से बोल रहा हूं, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू पीरियड है हमारा सपोज 1,20,000।
हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं उस पीरियड अंडर कंसिडरेशन में हमने सोचा था कि हम बनाएंगे 10,000 यूनिट्स। हमने एक्चुअली 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस भी कर ली, लेकिन हम सेल कितनी कर पाए? 9,000 यूनिट्स ही सेल कर पाए। और 9,000 यूनिट्स सेल कर पाने के कारण देखते हैं कि कैसे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस बनेगा या नहीं बनेगा। अब सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि ये जो 1,20,000 का फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग बनाते हैं तब तो हम लोगों को प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन। उसको जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो जो भी बचता है वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पे अगर आपने एक चीज नोट की हो तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, वापस बोल रहा हूं, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वैल्यू करते हैं एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। एट व्हाट? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। वेर एज अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू होता है एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड भी। और यही वो रीजन है कि दोनों के अंदर आपका प्रॉफिट जो है वो अलग अलग आ जाता है। तो इसको मैं यहां पे एग्जाम्पल के रूप में वापस लेता हूं आपके सामने, और इससे मुझे लगता है कि हम लोग काफी चीजें फिर बाद में जॉट डाउन कर पाएंगे। हमें यह बताओ 1,20,000 जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड था, अगर हम लोग इसको पर यूनिट एब्जॉर्ब करने जाएं तो यह कितना हो जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, सो दैट इज गोइंग टू बी ₹12 पर यूनिट। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट, दैट्स गोइंग टू बी ₹12 पर यूनिट। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग ढूंढ रहे हैं ना तो हमें ये कोई लेना देना या कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो ये लेना देना है, क्योंकि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिनेंगे 1000 यूनिट्स की, तो वो 1000 यूनिट्स में हम लोगों को ये 20 रुपए तो लेना ही है, ये 10 रुपए तो लेना ही है, लेकिन 12 रुपए जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको भी हमने एब्जॉर्ब किया है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। और आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक डिटेल दे देंगे और बोलेंगे कि आप प्रॉफिट निकालो एज पर मार्जिनल एंड प्रॉफिट निकालो एज पर एब्जॉर्प्शन। अगर कोई डिफरेंस आएगा तो उसको हमें बताना होगा लॉजिकली कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाता हूं तो यहां पे हमारी सेल्स जो है वो कितनी हो जाएगी? 60 रुपीज इंटू 9,000 यूनिट्स, और जैसे ही मैं 9,000 इंटू 60 करूंगा हमारा आ जाएगा 5,40,000। अगर मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने जा रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तरीका देखिएगा बच्चों, याद करो जरा आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। उसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट, जिसका टोटल यहां पे है 20 रुपीस, ठीक है, और फिर आपके वेरिएबल ओवरहेड जो हमने ले लिए हैं विच इज गोइंग टू बी 10 रुपीस, तो टोटल कितना आता है? 30 रुपीस। अब हम क्या करेंगे? 30 रुपीज इंटू 10,000 यूनिट्स, जो कि कितना आएगा यहां पे? 3 लाख, जिसको अभी तक मैं मेन कॉलम में नहीं लिख रहा हूं। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? फिक्स्ड का भी कंसिडरेशन, जो कि मेरा कितना आया था? 12 रुपए पर यूनिट इंटू 10,000 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1,20,000। हमारा टोटल आ जाता है 4,20,000 रुपए टोटल कॉस्ट, बट दिस इज रिलेटेड टू हाउ मच यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स। लेकिन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट पड़ी है? 1000 यूनिट पड़ी है, जिसका कॉस्ट कितना है? 42 रुपीस,
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट जो कि 30 है प्लस एब्जॉर्ब्ड फिक्स कॉस्ट जो कि 12 है, तो 12 और 30 हो जाता है 42, और ये 4,20,000 में से जैसे ही हमारा 42,000 डिडक्ट होगा हमारा बाहर एक वैल्यू आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी 4,20,000 माइनस 42,000 जो आ जाता है हमारा 378। ये हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मैंने लिए ही नहीं अभी तक, तो हमारा बेसिक प्रॉफिट इधर बन जाएगा, बेसिक प्रॉफिट इधर बन जाएगा 540 माइनस 378 विच इज गोइंग टू बी 1,62,000 रुपीज। सर ये तो हम नॉर्मली भी किया ही करते हैं, इसमें अलग क्या हुआ? वो अलग आपको तब समझ आएगा जब मैं मार्जिनल कॉस्ट का भी प्रेजेंटेशन आपके साथ यहां पे पैरेलली करूंगा। अब मैंने जैसे यहां पे एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट किया है वैसे ही मैं मार्जिनल प्रेजेंट कर रहा हूं, और मार्जिनल में यहां पे मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले सेल्स जो कि हमारा 5,40,000 ही है, लेकिन जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले रहा हूं तो यहां पे मैं ये ध्यान रखूंगा क्या कि वेरिएबल कॉस्ट पे ही मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पे ही मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है। सो दिस विल बिकम 30 इंटू 10,000 विच इज नथिंग बट 3 lakhs, और 30 इंटू 1,000 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो मैंने माइनस कर दिया। ऊपर टोटल प्रोड्यूस लिखा था, प्रोड्यूस में से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर दिया जो कि कितना है 30,000। जैसे ये 30,000 माइनस हुआ आपका बाहर कितना आता है 2,70,000। ये जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा मैं यहां पे तो हमारा क्या बन जाएगा 2,70,000 का कंट्रीब्यूशन बन जाएगा, और इस कंट्रीब्यूशन में से मैं मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपफ्रंट पूरा का पूरा 1,20,000 माइनस करूंगा, तो हमारा टोटल यहां पे कितना बन जाएगा? हमारा टोटल यहां पे बन जाएगा 1.5 लाख। अगर आपने नोट किया हो तो हमारा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ रहा है 1,50,000 और प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ रहा है 1,62,000। ऐसा क्यों हुआ? एक फंडामेंटल अजम्पशन के डिफरेंस के कारण। वो फंडामेंटल अजम्पशन का डिफरेंस क्या था? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में कितना किया है 30 रुपए पे, और हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे कितना किया है 42 रुपए पे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हमारा 1.5 लाख और 1,62,000 मतलब दोनों में 12,000 रुपए का ही डिफरेंस आया है। ये 12,000 इज नथिंग बट 1,000 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू 12 रुपीज। 12 रुपीज इसलिए क्योंकि जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, तो हमने कितना लिखा है? हमने लिखा है उसको ओनली एट 9,000 इंटू 30 विच इज 2,70,000। और जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लिखा है तो हमने उसको अलग वैल्यू पे लिखा है विच इज नथिंग बट 42,000, और क्लोजिंग स्टॉक हमने अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग लिखा है 30,000। तो 30 और 42 का डिफरेंस हमारा कितना बन जाता है 12,000। ये आपका प्राइमरी बेसिस हो गया ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें अब मैं नई नई चीजें ऐड करके आपको बताता रहूंगा, बट अगर आपको बेसिक चीज नोट करनी है तो क्यों दोनों में डिफरेंस आएगा? दोनों में डिफरेंस इस फंडामेंटल डिफरेंस के कारण आएगा। क्या? क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज वैल्यूड एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे कि हमने यहां पे कितना लिया था 30 इंटू 1,000 यूनिट्स, मतलब कितना आ गया था 30,000 रुपए। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो चीज कितने पे हमने वैल्यू की थी 30 प्लस एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड विच इज 12 रुपीज पर यूनिट। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मानते हैं फिक्स्ड है ही नहीं, फिक्स्ड वेरिएबल है। अगर आपको थोड़ा और कनेक्ट करना है तो फिक्स्ड ओवरहेड वैरायंस में भी हम लोग वॉल्यूम वैरायंस ढूंढते वक्त स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही चीज किया करते थे। तो 30 प्लस 12 विल बी व्हाट 42 रुपीज, और इस 42 को जब हम वापस 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 42,000 रुपए। तो 30,000 और 42,000 मतलब हमने
क्लोजिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 12,000 ज्यादा लिया है, इसीलिए ज्यादा क्रेडिट हो रहा है। ज्यादा क्रेडिट हो रहा है मतलब हमारा 12,000 से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा आएगा। आप चेक कर लीजिए, मैंने ब्लू में मार्क कर रखा है 150 एंड 162। सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमने थोड़ा प्रॉफिट इस साल से अगले साल शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा कॉस्ट इस साल से अगले साल शिफ्ट कर दिया है? जी हां, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या अज्यूम किया था या क्या डेटा में लिया था कि हमारा सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स दी हुई है जिससे क्लोजिंग स्टॉक ही आ रहा था। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, और अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है दैट मींस कि हम लोगों को उस ओपनिंग स्टॉक को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे हमारी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होगी। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आया। अगर मैं फिर से वापस आपको लिखना चाहूं यहां पे, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या चीजें ध्यान में रखेंगे? यहां पे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें हम लोग क्या लेंगे? मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद क्या लेंगे? लेबर कॉस्ट, उसके बाद क्या लेंगे? प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी ओवरहेड है वेरिएबल नेचर के, दैट्स इट। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेंगे? मटेरियल कॉस्ट, जी हां, लेबर कॉस्ट, जी हां, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, जी हां, और इसके साथ एक और चीज क्या लेंगे? एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड भी लेंगे। इससे क्या पार्ट आ जाता है? इससे यह पार्ट आ जाता है कि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मतलब वो इस साल के हैं, कितना बनाया है, क्या बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर absorbed to closing stock and thereby may get shifted to next year। क्यों? हमने अभी वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि 12 रुपए इंटू 1000 यूनिट्स करते हैं तो 12,000 एडिशनल कॉस्ट हमने क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया था और वो खर्चा अगले साल गया। तो अब अगले साल क्या होगा? अगले साल हमारा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 30,000 रुपए और अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना होगा? 42,000। बाई चांस क्लोजिंग स्टॉक जीरो होता है नेक्स्ट ईयर तो अगले साल ये प्रॉफिट जो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्स्ट्रा आया था इस साल वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए एट द एंड तो बहुत सारे सालों का टोटल लगाएंगे तो दोनों में ये इवेंचुअली इवन आउट होके जीरो होने वाला है, बट टेम्पररीली अगर हम देखेंगे तो जब जब क्लोजिंग स्टॉक is greater than opening stock, profit under absorption costing will be greater than marginal costing। अभी एग्जांपल लिया था, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 0 यूनिट्स। इसका मतलब कुछ इस साल का खर्चा अगले साल शिफ्ट करेंगे, किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो इस साल कम खर्चा आएगा, दैट मींस हमारा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि 10,000 यूनिट्स हम बनाते और 10,000 ही बेच देते तो फिर हमारा ओपनिंग स्टॉक भी जीरो था, क्लोजिंग स्टॉक भी जीरो था, दोनों में प्रॉफिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा। और तीसरा केस बनता है यहां पे क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक बड़ा है तो मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट कुछ ट्रांसफर होके आएगा, जबकि एब्जॉर्प्शन में हमारा फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट कुछ ट्रांसफर होके आएगा, जबकि मार्जिनल में ये फिक्स कॉस्ट कुछ ट्रांसफर नहीं होने वाला है क्योंकि एब्जॉर्प्शन में कुछ फिक्स कॉस्ट इस साल आया है लेकिन अगले साल क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम है तो ट्रांसफर नहीं होने वाला। इसीलिए प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी लेस एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी मोर। ये
प्राइमरी समरी है आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी हमने पहलू अभी तक डिस्कस किया है। क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में? अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग योर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड तो सब में ही हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं, बट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, वेर एज अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लोग अब्सॉर्ब करते हैं पर यूनिट में, और पर यूनिट में अब्सॉर्ब करने के कारण क्लोजिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू इंक्लूड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हमारी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अलग आ जाती है और उसके बेसिस पे वर्क करेंगे। बहुत सारे जन को ये सुन के ऐसा लगता है इसका मतलब तो प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा ही ज्यादा आएगा। नहीं, क्योंकि इमेजिन करो कि ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट है और क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो कुछ खर्चा पिछले साल का इस साल आया है लेकिन इस साल से अगले साल नहीं ट्रांसफर होगा, उन केसेस में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग से कम हो जाएगा, जिसको हम एक और क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये मैंने बेसिक क्वेश्चन कराया है, आप चाहें तो इसकी डिटेल्स भी लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस 60, वेरिएबल कॉस्ट 20, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 10 और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 1,20,000। हम लोग 10,000 यूनिट्स बनाने वाले थे, 9,000 यूनिट्स ही बेची, तो 1000 यूनिट्स का हमारा क्लोजिंग स्टॉक रह गया, और वो 1000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक रहा, इसीलिए हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आई 1000 इंटू 30 और अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आई 1000 इंटू 42। तो 42,000 क्लोजिंग स्टॉक होने के कारण हमने 12,000 का फिक्स कॉस्ट इस साल से अगले साल शिफ्ट कर दिया। अब इसमें एक सवाल यह आता है कि सर यहां पे तो हम सोच रहे थे कि हम 10,000 बनाएंगे और 10,000 ही बना लिए। व्हाट इफ हमने सोचा था कि हम बनाएंगे 10,000 लेकिन हम लोग 8,000 ही बना पाए, या व्हाट इफ हमने सोचा था हम 10,000 बनाएंगे लेकिन हमने 11,000 यूनिट्स बना दी। तो हम लोग इसमें जैसे हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में देखा था कि हम लोगों ने पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, सेम चीज यहां पे देखेंगे। और ओवरहेड चैप्टर में हमने देखा था अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन, हमने जितना सोचा था उससे कम यूनिट बनाई है तो फिक्स्ड ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब रह गए, हमें अलग से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। और हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा यूनिट्स बना ली तो फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो ओवर एब्जॉर्ब हो गए, हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा हमारे कॉस्ट में, क्योंकि एक्चुअली फिक्स तो फिक्स्ड होता है। ये जो अभी लास्ट पॉइंट कराया, इसको कनेक्ट करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड इसमें हम लोग पूरे क्वेश्चन के थ्रू प्रॉफिट गिनने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज इट अंडर मार्जिनल एंड व्हाट इज इट अंडर एब्जॉर्प्शन। बिफोर वी गो एड विद दैट, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू हम डिफरेंस तो डायरेक्टली ऐसे ही निकाल सकते हैं, और उसको हम लोग अगर बाद में समझेंगे तो पता चलेगा कोई वो ट्रिक नहीं है, ये तो प्योरली लॉजिक और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीज है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोगों को दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल दिए हुए हैं, एट 50% एंड एट 100%। हम 50% पे कितनी यूनिट्स बनाते हैं? 400, और 100% पे कितनी यूनिट्स बनाते हैं? 800। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको पर यूनिट बेसिस पे लिख देता हूं क्योंकि वो मुझे हेल्प करेगा। जब मैं 400 यूनिट बनाता हूं तो मैं 8 लाख पे बेचता हूं, जब मैं 800 यूनिट बनाता हूं तो मैं 16 लाख पे बेचता हूं। तो हम कर देते हैं 16 लाख डिवाइडेड बाय 800 विच अमाउंट्स टू 2000 रुपीज। तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 2000 रुपीज। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 400 कर दो, या 6,40,000 डिवाइडेड बाय 800 कर दो, दोनों में बेस सेम ही रहने वाला है, विच इज गोइंग टू बी हाउ मच? हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है 800 रुपए पर यूनिट। और अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 400 करता हूं तो ये हमारा आ जाता है 400।
जहां आपने नोट्स बनाए हैं वहां पे आप एक और चीज जरा लिखें। क्या लिखेंगे आप? वहां पे आप लिखेंगे कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग हो या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज डिडक्टेड अपफ्रंट। उसका रीजन है, समझो, क्योंकि जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिनते हैं, कॉस्ट शीट चैप्टर याद करो, उसमें हम लोग क्या करते थे, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था उसी लेवल पे हम लोग हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिन लेते थे। हाँ सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो उसके बाद ऐड होता था, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे भी किस पे लगना चाहिए, जो बेचा है, और क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा बिका ही नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बिका ही नहीं है तो उसमें हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से ले सकते हैं। इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे मार्जिनल हो के एब्जॉर्प्शन हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो चुपचाप आपको जो दिया है वो ले लेना चाहिए। ये सिंपल सा फंडा है। नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है। द नॉर्मल एक्टिविटी लेवल इज 800 यूनिट्स फॉर द ईयर, मतलब नॉर्मली हम 800 यूनिट पूरे साल भर में बनाते हैं। फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब हमारे फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरे साल भर में इक्विवेलेंट बेसिस पे लगते हैं। एंड एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आर सेम एज बजटेड, मतलब जो हमारे एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लगे हैं और जो बजटेड थे उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब वो सेम ही है। देयर वर नो स्टॉक्स ऑफ जेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी हमारा निल बटे निल है। इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 160 यूनिट्स वर सोल्ड, हमने 220 यूनिट बनाई। इंपॉर्टेंट वर्ड टू बी नोटेड इज क्वार्टर। हम अभी तक जो पूरा पार्ट देख रहे थे, ये क्या देख रहे थे, 1 ईयर पीरियड। देखिए ऊपर दे रखा है 1 ईयर पीरियड, लेकिन जो हमें नीचे डिटेलिंग दे दी है वो किससे रिलेटेड दी है, क्वार्टर से रिलेटेड। अगर आप ये चीज समझ लेते हो, आई थिंक मार्जिनल में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और करोगे तो आपका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ये कॉन्सेप्ट भी मेरे हिसाब से एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। क्या ओपनिंग स्टॉक कुछ था? नहीं। हमने प्रोड्यूस कितना किया, 220, और बेचा कितना है, 160, मतलब 60 यूनिट्स हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक 60 है, ओपनिंग स्टॉक निल था, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग शुड बी लेस देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और द अदर वे राउंड, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शुड बी मोर देन मार्जिनल कॉस्टिंग एज पर दिस प्राइमरी अप्रोच, क्योंकि हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक आया है। लेकिन हम लोगों को तो क्या करना है, प्रेजेंट करना है प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन और प्रॉफिट अंडर मार्जिनल। तो चलिए हम प्रेजेंट करेंगे इसको। सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या बेसिस बनाते थे, सेल्स, फिर हम लिखते थे वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे दो तरह के वेरिएबल कॉस्ट है, एक है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और एक है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जैसे ही वो माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। उसमें से हमारे क्या माइनस होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि अगेन यहां पे दो तरह के हैं, एक है प्रोडक्शन और एक है रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से ये फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड बच्चों, क्या यहां पे जब हम वेरिएबल कॉस्ट को गिनते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से बेसिस पे होगा, प्रोडक्शन वाले वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे भी जो बेची है उसी पे ही लगता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारी सेल्स, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने पर यूनिट बेसिस पे तो कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो दिए हुए हैं ये हम लोगों को कैसे दिए हुए हैं, एनुअलाइज बेसिस के। तो पर क्वार्टर अगर देखेंगे, पर क्वार्टर, तो हमारा क्वार्टरली बेसिस का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्वार्टरली बेसिस का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना हो जाने वाला है, 40,000। और जो प्रोडक्शन के अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉस्ट है वो हमारा फिक्स कॉस्ट में कितना बन जाएगा, वो हो जाएगा आई थिंक 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स गोइंग टू बी 60,000। सर आपने इसको कन्वर्ट क्यों कर दिया, क्योंकि जो हम लोगों को स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो कौन सा क्वेश्चन के अंदर ट्रीटमेंट दिया हुआ है,
वो फॉर ईयर दे रखा है। तो 4 क्वार्टर का 160, तो 1 क्वार्टर का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ गया 40,000 फिक्स्ड वाला, और 4 क्वार्टर का 240, तो 1 क्वार्टर का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ गया आपका 60,000। ये इसलिए मैंने लिखे क्योंकि जैसे ही हम लोग हमारा स्टेटमेंट बनाएंगे ये सारी चीजें हम लोगों को चाहिएगी उसके अंदर। चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेल्स लिख देंगे। हमारी सेल्स कितनी हुई है 160 यूनिट्स, ये रही नीचे दे रखी है, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 2000। 160 इंटू 2000 करते हैं हम, सो दैट विल बी 3,20,000। अब हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो वेरिएबल नेचर का है वो वैसे तो लगा होगा 220 यूनिट्स पे, तो 220 इंटू 800, लेकिन उसमें से हमारी 60 यूनिट्स तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ी है, तो 60 इंटू 800 माइनस कर देना है हमें। 220 इंटू 800 कितना बनता है लिखते हैं हम लोग पहले, दैट इज 1,76,000, और 60 इंटू 800 अगर हम लोग करते हैं दैट इज 48,000। सर ये क्या किया आपने, हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया हमारे ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, क्योंकि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ किस पे लेते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें आता है मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड। यहां पे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट का वेरिएबल का टोटल 800 पर यूनिट दे दिया था, तो हमने सीधा वही ले लिया। 176 माइनस 48,000, हमारा ये वाला पार्ट बन जाता है 1,28,000। एक और चीज लिखनी है हमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो तो हमारा 160 पे ही लगेगा। ऊपर वाला 220 पे लगा था, पर 60 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमने उस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है, इसीलिए 48,000 डिडक्ट हुआ है। तो 160 इंटू हमारा 400, ये है हमारा वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कि कितना बन जाता है हमारा 160 इंटू 400 बिकम्स 64,000। और जैसे ही हम 160 इंटू 400 64,000 डिडक्ट करते हैं ऊपर वाले पार्ट से, हम लोगों का यहां पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, जो कि बनेगा 320 माइनस 128 माइनस 64,000। आपका अगेन यहां पे बन जाएगा 1,28,000। फिक्स्ड कॉस्ट कौन थे सर, दो तरह के थे, एक 60,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, एक 40,000 प्रोडक्शन वाला। 40,000 और 60,000 मिलके कितना हो जाता है 1 लाख, और जैसे ही 128 में से 1 लाख माइनस करूंगा, हमारा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाता है 28,000 रुपीस। सर इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। बिल्कुल, मैंने कहां बोला कि मार्जिनल में कुछ नया है, ये तो हम इसी तरीके से कैलकुलेट किया ही करते थे। डिफरेंस कहां आएगा, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। और चलिए देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा। मैं इधर ले लेता हूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सो दैट हम कंपेयर कर पाए। अब देखिए यहां पे हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स, मुझे ये बताओ बाहर वालों को मार्जिनलों के एब्जॉर्प्शन कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, उसमें तो हम 160 यूनिट 2000 पे ही बेचेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3,20,000 रुपए। लेकिन अब हम लोग क्या ढूंढेंगे यहां पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या लेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को भी हमने इधर ले लिया है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और फिर हमारा वैल्यू आएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आप कितना लेने वाले हो, आप लेने वाले हो 220 यूनिट इंटू 800, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया ही था। 220 इंटू 800 विल अमाउंट टू 1,76,000। अब यहां पे हम क्या मानेंगे, मार्जिनल में हमारा फिक्स कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट था, इसलिए हमने चुपचाप वो 40,000 को यहां पे सीधा माइनस कर दिया था। जबकि यहां पे हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब भैया आपको पर यूनिट एब्जॉर्प्शन ढूंढना पड़ेगा,
वो कैसे ढूंढेंगे आप? हमारा एक क्वार्टर का फिक्स खर्चा था 40,000 और हम लोग एक क्वार्टर में बनाते थे 200 यूनिट। सर ये कहां से लाए आप? देखिए हमारा एनुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स पूरे साल भर का, तो एक क्वार्टर की एक्टिविटी लेवल कितनी हो गई? 200 यूनिट्स। मतलब हम इस पर्टिकुलर 3 मंथ पीरियड में कितनी यूनिट्स बनाने वाले थे? 200 यूनिट। और अब्जॉर्प्शन में हम ये मानते हैं हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड है ही नहीं, क्या है? वेरिएबल नेचर का है, और इसीलिए हमने इसको पर यूनिट कन्वर्ट कर दिया है। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 200 करते ही ये कितना आ जाएगा? 200 रुपीज पर यूनिट। और जैसे जैसे मैं एक एक यूनिट बनाता रहूंगा यहां पे आ जाएगा 220 इंटू 200, मतलब ये कितना बन जाता है? 44,000। और 176 प्लस 44,000 आपका आ जाता है 2,20,000। और क्लोजिंग स्टॉक को आप कैसे गिनेंगे? 60 यूनिट्स इंटू 1,000 रुपीज। यहां पे हमने गिना था 60 रुपए इंटू 800, यहां हम गिन रहे हैं 60 रुपीज इंटू 1,000। ये 200 रुपए क्या आ गया? जो हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट था उसको पर यूनिट एब्जॉर्ब किया आपने। ये पकड़ लिया, मैं करीब 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज यही वो वर्जन है जिसके कारण मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आता है। तो 60 इंटू 1,000 कितना आ गया है? ये 60,000। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करूंगा हमारा आउटसाइड कॉलम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 160 चला जाएगा, और 320 से जैसे ही मैं 160 माइनस करता हूं हमारा 1,60,000 आ जाएगा। यहां पे अब मुझे क्या माइनस करने हैं? देखिए ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट थे, अब यहां पे एक क्या चीज आएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और एक और चीज क्या आएगी? अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन। मुझे ये बताओ हम यहां पे कितनी यूनिट्स बनाने वाले थे? 200। कितनी यूनिट बनाने वाले थे? 200। और हमने एक्चुअली में कितनी यूनिट्स बनाई है? 220। मतलब हमने 20 यूनिट एक्स्ट्रा बना दी, और वो 20 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के कारण हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो क्योंकि फिक्स को भी पर यूनिट मान लिया था, तो 20 यूनिट इंटू 200 रुपए 4,000 रुपए हमने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया। मैं अब ये लिख के बता रहा हूं यहां पे, ये ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन क्या है? अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन बजटेड प्रोडक्शन, हम लोग क्या करेंगे? ओवर एब्जॉर्ब। सर ये तो अब्जॉर्प्शन और ओवरहेड वाले चैप्टर में एबीसी और ओवरहेड वाले चैप्टर में था। जी बिल्कुल। और अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन बजटेड प्रोडक्शन, तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन। यहां पे हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 220, बजटेड था 200, तो हमने 20 यूनिट्स पे 200 रुपए। जी हां, ये ऊपर देखिए हमने इधर 220 इंटू 200 फिक्स कॉस्ट कितना ले लिया? 44,000। जबकि फिक्स तो फिक्स्ड ही रहता है जो कि 40,000 ही होगा, लेकिन क्योंकि हमने फिक्स को वेरिएबल मान के आगे बढ़े थे तो हमने क्या कर दिया? 20 यूनिट पे 200 रुपए 4,000 रुपए ओवर एब्जॉर्ब कर दिया। हम लोगों ने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया मतलब कॉस्ट एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहां पे हमें कॉस्ट कम करना पड़ेगा। तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ 20 यूनिट्स इंटू 200 रुपीज, जो कि कितना आ जाता है आपका? 4,000। ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा और कॉस्ट को कम करेगा। प्रॉफिट को बढ़ाएगा इसलिए मैं इस 160 के टोटल में इसे ऐड कर रहा हूं। अगर हम 170 यूनिट बनाते तो क्या करते? हम ऊपर 170 इंटू 200 34,000 ही लिखते, जबकि हमारा फिक्स कितना लगना चाहिए था? 40,000। मतलब कितने का गैप आ जाएगा? 6,000। वो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, तो हम लोग प्रॉफिट कम करेंगे और कॉस्ट बढ़ाएंगे। यहां पे हमने 44,000 एब्जॉर्ब कर दिया है, फिक्स तो फिक्स ही रहता है जो कि 40,000 ही लगना चाहिए था, तो हम लोग यहां पे 4,000 क्या करेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन के कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना आना चाहिए? ये तो 160 यूनिट्स पे ही लगता है। ये भी बोल रहा हूं चाहे मार्जिनल हो या एब्जॉर्प्शन हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो तो एक्चुअली जो यूनिट सेल कर रहे हैं उसी टाइम लग रहा है। तो 160 इंटू, पहले वेरिएबल वाला नेचर ले लेता हूं, तो 160 इंटू 400, ये हमारा हो गया 64,000। और फिर हमारा फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है
विच इज समवेयर अराउंड 60,000। तो अब आप जब पूरा टोटल लगाएंगे 1,60,000 माइनस 64,000 माइनस 60,000 प्लस 4,000, तो आपका प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना आता है? 40,000। बाजू में देखते हैं प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा कितना आया था? प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा आया था 28,000। आई हाईलाइट द सेम, ये रहा 28, यहां पे ये है 40। क्यों ये डिफरेंस आया है आप समझ जाओ बच्चों। हमारी 60 यूनिट्स थी क्लोजिंग स्टॉक की, उस पे हमने 200 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट यहां पे ये रहा 200 रुपए पर यूनिट, तो 60 इंटू 200 कितना बनता है हमारा? 12,000। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट इसी साल एब्जॉर्ब कर दिया था या कॉस्ट में ले लिया था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने इन 60 यूनिट्स पे 200 रुपए अगले साल शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अगले साल शिफ्ट कर दिया है तो इस साल कॉस्ट कम लगा है, कम रिकॉर्ड किया है, इसीलिए यहां पे ये कितने का डिफरेंस आ रहा है अगर आप देख पाए तो 12,000। तो अगर हमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हम मार्जिनल से स्टार्ट करेंगे 28,000 एंड उसमें क्या ऐड करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, जो कि कितना है? 200 यूनिट्स पे आपका 60 यूनिट्स पे आपका 200 रुपए, जो कि कितना आएगा? 12,000 रुपए। अगर आप ये ढंग से नोट करो तो ये देखो ये सारी चीज आ गई। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें हमने 28,000 और 40,000 सबको एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा स्टडी मैट में। और इसके बेस पे अगर हम देखें तो यहां पे कुछ और क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। कंप्यूट द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब बाय जेस्ट इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड। जी हां, हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब किया होगा? मार्जिनल के अंदर फिक्स्ड पीरियड कॉस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर फिक्स जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। तो हमने 200 रुपए इंटू 220, 40,000 प्लस 4,000 मतलब 44,000 एब्जॉर्ब कर दिया। कैलकुलेट द अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। हमने 4,000 की क्या कर दी थी? ओवर रिकवरी कर दी थी, क्योंकि 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना ली है। कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 28,000 एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 40,000। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 40,000 एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 28,000। क्यों मार्जिनल में कम आया? क्योंकि यहां पे हमने पूरा फिक्स कॉस्ट 40,000 का 40,000 इसी साल लिया था, जबकि जो हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था उनने उसमें 60 यूनिट्स जो क्लोजिंग स्टॉक की थी उसमें 20 रुपए अगले साल शिफ्ट कर दिया, तो 200 रुपए शिफ्ट कर दिया, तो 60 इंटू 200 हमारा 12,000 बन जाता है। ये मैंने लॉजिकल अटेम्प्ट किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वैसे आज तक ये एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया है और इसीलिए कई लोग इसको जाने भी देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये टॉपिक एक मस्ट डू टॉपिक है, जो आपको दूसरे सारे चैप्टर्स का पर्सपेक्टिव कनेक्ट करवाता है, चाहे वो फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वैरिएंस हो, चाहे वो ओवरहेड चैप्टर का अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो कॉस्ट शीट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो ध्यान रखना है। सो पॉइंट्स अगर आपको नोट करने हैं तो आप क्या पॉइंट्स नोट करेंगे? सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग is calculated on the basis of variable production cost, whereas closing stock under absorption costing is calculated या valued on the basis of variable production cost plus absorbed fixed production overhead। हम लोगों को बेसिक कैपेसिटी लेवल भी देखना होता है, जैसे कि यहां पे हम लोगों को कैपेसिटी लेवल कितना दे रखा है, हम लोगों को 40,000 रुपए बोले हुए हैं और 200 यूनिट्स का कैपेसिटी है, तो मतलब हमारा 200 रुपीज एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गया। इसी बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड भी कर सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जब ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा है मार्जिनल कॉस्टिंग से। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल है ओपनिंग स्टॉक के, तो जितना पिछली बार का फिक्स खर्चा आएगा उतना इस साल का आगे चला जाएगा, तो आपका प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग will be same as marginal costing।
एंड अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक है तो आपका प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी लेस एंड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी मोर। ये एक और ऊपर क्लोजिंग स्टॉक वाला पार्ट ये ध्यान में रखें। तीसरी चीज ध्यान में रखेंगे आप, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कोई लेना देना नहीं है, मार्जिनल हो के एब्जॉर्प्शन हो, हम जितना लगाए पूरा इसी साल लेंगे और उसको चुपचाप डायरेक्टली कंसिडरेशन में ले आएंगे। आपको कई क्वेश्चन में टोटल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी देंगे, तो जो हम फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्ब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे दैट विल बी ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी लेवल। ये चौथी चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ही आप ये चारों चीजें ध्यान में रखते हैं, आपका मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरे हिसाब से कवर हो जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो। अगर हम लोगों को ये आए सीधा कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, तो क्या हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं? जी, देखिए कैसे। हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा था? 40,000 पर क्वार्टर। एक साल में हम 200, एक क्वार्टर में हम 200 यूनिट्स बनाने वाले थे, तो पर यूनिट हमारा कॉस्ट आ गया है 200 रुपीज। पर यूनिट हमारा कॉस्ट आ गया है 200 रुपीज ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। और हमारे 60 यूनिट्स ऐसे थे जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो मैं उन 60 यूनिट्स का वैल्यू 200 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा लूंगा। तो जैसे ही 200 इंटू 60 करते हो 12,000 आपका डिफरेंस आएगा ऑफ प्रॉफिट बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। तो कई बार आप एक पे पहुंच के दूसरे पे सीधा जा सकते हो क्या? हाँ। और अगर पूरा स्टेटमेंट बनाना है तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगा। ये देखिए, मैं जो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है उसको भी हाईलाइट करना चाहूंगा। दैट इज, ये क्लोजिंग स्टॉक यहां पे 60,000 लिया है हमने, और क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हमने 48,000 लिया है, क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ 800 पे वैल्यू किया है और एब्जॉर्प्शन में हमने उसको 1000 पे वैल्यू किया है। और ये 800 और 1000 कैसे आया है? 200 रुपए हमारा एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड है, उसके बेसिस पे आया है। तो ये दो टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम प्रॉफिट निकालते हैं अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। और डिपेंडिंग ऑन कोई अब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहा है, कोई मार्जिनल फॉलो कर रहा है, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आप चाहें तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे सिर्फ ये 4 पॉइंट जो मैंने अभी लिखा है वो अगर कवर करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और वीडियोस हम लेके आते रहेंगे रिगार्ड्स टू योर रिवीजन सीरीज। फिलहाल हम यहीं पे ही आज इस सेशन को क्लोज करते हैं फॉर मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।